हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज का हमारा टॉपिक है सोलो मॉडल, जिसे हम नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। और ये जो सोलो मॉडल है वो एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के अंतर्गत आता है। एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का मतलब होता है कि ग्रोथ के फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर जो होगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, और सोलो मॉडल के अंदर टेक्नोलॉजी को एज अ एक्सोजीनियस फैक्टर लिया गया है, जिसके कारण हम इसे एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी या फिर एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सोलो मॉडल। सोलो मॉडल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अजम्पशंस क्या होती हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, एंड देन ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक एंड स्टेडी स्टेट लेवल क्या होता है, और उसके बाद की सेविंग रेट का आउटपुट के ऊपर, इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और लास्ट है हमारा गोल्डन रूल लेवल। सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे ट्रांसमिशन टू द गोल्डन स्टेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड लास्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एंड लास्ट है इंप्लीकेशंस ऑफ द सोलो मॉडल। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना सोलो मॉडल स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसे हम बेसिक सोलो मॉडल भी कहते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सोलो मॉडल के अंदर हम कैपिटल के एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जब इकोनॉमी के अंदर कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है, यानी कि कैपिटल स्टॉक में की ग्रोथ होती है, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, तो वो इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और हमारी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक और आउटपुट के ऊपर क्या इंपैक्ट डालते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है हमारा अजम्पशंस ऑफ द सोलो मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट विद द अजम्पशंस ऑफ द सोलो मॉडल। पहली अजम्पशन होती है हमारी कि इकोनॉमी जो होती है वो क्लोज रहेगी। इकोनॉमी क्लोज का मतलब होता है कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड आएगा वो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आएगा, राइट। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा यानी कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन लेवल को मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाएगा, राइट। अब हमारी दूसरी अजम्पशन होती है कि ऑल द वेजेस आर कंज्यूम्ड। हर इकोनॉमी के अंदर दो तरह की इनकम होती है, एक होती है वेज इनकम और एक होती है रेंटल इनकम, रेंट से इनकम। यानी कि एक तो हम फिजिकली वर्क करेंगे उससे मिलने वाली इनकम, जिसे हम वेज इनकम कहते हैं, और दूसरी अदर सोर्सेज से मिलने वाली इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी एज अ लेबर वर्क करके अपनी इनकम को अर्न करते हैं उसे हम वेज इनकम कहते हैं। वेज इनकम जो होती है वो सारी की सारी कंज्यूम्ड कर ली जाती है, यानी कि सारी की सारी वेज कंज्यूम कर ली जाएगी। अगर सेविंग्स होंगी तो वो बाकी अदर सोर्सेज से होने वाली इनकम की होंगी। और नेक्स्ट आता है सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी। सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड का प्रोडक्शन किया जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है 2 प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर 2 प्रोडक्शन फैक्टर्स को यूज किया जाता है जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूएबल होते हैं। यहाँ पर जो 2 फैक्टर्स होते हैं, लेबर एंड कैपिटल, वो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक ही उन्हें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, अनलिमिटेड नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल का मतलब होता है कि हमारे जो 2 फैक्टर्स हैं, लेबर एंड कैपिटल, जब हम लेबर और कैपिटल को साइमल्टेनियसली सेम रेट से इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो भी सेम रेट से इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग्स। हमारी इकोनॉमी की जो इनकम होगी उसका पर्टिकुलर पार्ट, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन एस, जिसे हम एस कहते हैं, ये सेव कर लिया जाएगा, राइट। और नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब होता है कि जब हमारे पास 2 प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, हम किसी एक प्रोडक्शन फैक्टर में इंक्रीमेंट करते हैं और एक प्रोडक्शन फैक्टर के इंक्रीज होने से मिलने वाला आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज करता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, राइट। डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा लेबर फोर्स एंड टेक्नोलॉजी आर फिक्स्ड बट ओनली इन द बेसिक सोलो मॉडल। कि यहाँ पर जो लेबर फोर्स है और टेक्नोलॉजी है वो फिक्स्ड रहेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेसिक सोलो मॉडल के अंदर फिक्स्ड रहेगी,
राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ द सोलो मॉडल। किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो एक इकोनॉमी के आउटपुट लेवल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, राइट। और जब प्रोडक्शन हुआ है तो उसकी सप्लाई भी होगी, और जब सप्लाई हुई है तो उसकी डिमांड भी होगी। तो वहां से हमारे पास सोलो मॉडल के दो फीचर्स निकल कर आते हैं। पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजप्शन फंक्शन। तो किसी इकोनॉमी की जो सप्लाई है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रोडक्शन फंक्शन पे। और सोलो मॉडल की एजम्पशन है कि प्रोडक्शन फंक्शन सिर्फ दो ही इनपुट्स पे डिपेंड होता है, और वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कैपिटल और दूसरा है लेबर। सो दैट प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, राइट। की एक अजम्पशन CRS भी है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने दोनों इनपुट्स को, प्रोडक्शन इनपुट्स को सेम रेट से इंक्रीज करते हैं तो हमारा मिलने वाला आउटपुट भी सेम रेट से इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों इनपुट्स को Z टाइम्स इंक्रीज कर दें, सो आउटपुट इज इक्वल्स टू Z, कैपिटल को Z टाइम्स इंक्रीज किया और Z टाइम्स ही लेबर को इंक्रीज किया, तो मिलने वाला आउटपुट क्या हो जाएगा, Z टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू द स्केल होता है ना, राइट। ये तो इसकी assumption है। और अगर हम यहाँ पर इस Z को 1/L लेट कर लें, लेट Z इज इक्वल्स टू 1/L, राइट, तो हम रेट पुट कर सकते हैं y/L इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ k/L एंड L/L, राइट। अब इकोनॉमी का पूरा आउटपुट और ये पूरी की पूरी लेबर फोर्स, जब पूरे आउटपुट को पूरी लेबर फोर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर वर्कर आउटपुट। सो दिस इज द पर वर्कर आउटपुट। और ऐसी कैपिटल को लेबर से डिवाइड करेंगे तो पर वर्कर कैपिटल, और ये तो 1 हो जाएगा। सो दैट इस पर वर्कर आउटपुट को हम स्मॉल y लिख सकते हैं, और इस पर वर्कर कैपिटल को स्मॉल k is a function of per worker output is a function of per worker capital, और ये तो 1 हो जाएगा, राइट। सो ये तो हमारे पास आ गया इकोनॉमी का पर वर्कर आउटपुट फंक्शन। अगर हम इसके मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल की लगाने से आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है ये फाइंड करना है, तो वो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा। सो दैट डेल y अपॉन में डेल per worker capital is equal to f dash of per worker capital. This is the marginal product of capital. और ये क्या है, MPK. So marginal product of per worker capital is f dash of K, right. अब आते हैं हम इसके डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे पर वर्कर कैपिटल 0, पर वर्कर आउटपुट, राइट। जो डायग्राम है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स को फॉलो करता है। सो डायग्राम ऐसे आएगा, दिस इज द पर वर्कर आउटपुट फंक्शन एंड इट फॉलोज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, राइट। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं कि पहला पॉइंट है, अगर हमारे पास कैपिटल पर वर्कर 0 हो जाए तो आउटपुट पर वर्कर तो डेफिनेटली 0 आएगा। इफ कैपिटल पर वर्कर इज इक्वल्स टू 0 देन आउटपुट पर वर्कर इज ऑलवेज 0। सेकेंड पॉइंट है कि हमारा इकोनॉमी का जो मैक्सिमाइज लेवल ऑफ आउटपुट है वो कब मिलेगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल 0 हो जाएगा। So when marginal product of capital per worker is 0, right? और तीसरी चीज आती है कि capital stock is increases then marginal product of capital per worker is decreases, right? और लास्ट आती है हमारे पास, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इनाडा कंडीशन। इनाडा कंडीशन जो होती है वो 2 केसेस में होती है। पहला केस है कि जब
जो कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी का वो बहुत छोटी वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो उस केस में इकोनॉमी का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ी वैल्यू को अप्रोच करेगा, राइट। तो लिमिट कैपिटल पर वर्कर इज टेंड्स टू 0, देन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पर वर्कर इज टेंड्स टू इंफिनिटी। और दूसरा केस होता है बिल्कुल सेम इसका अपोजिट, कि जब कैपिटल स्टॉक जो है इकोनॉमी का वो बहुत बड़ी वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वो 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि छोटी वैल्यू को अप्रोच करेगा। सो लिमिट कैपिटल अप्रोच टू इंफिनिटी, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पर वर्कर टेंड्स टू 0। हमारा जो दूसरा फीचर है डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजप्शन फंक्शन, राइट। अब जो कंजप्शन होती है हमारी वो कहाँ से आती है? हमारी इकोनॉमी का आउटपुट जो होता है, इकोनॉमी में जो भी आउटपुट बना है, यानी कि हमारी जो इनकम है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा कंजप्शन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट, कि हम अपनी इनकम में से या तो कंज्यूम करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। सो दैट आवर इनकम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हिच इज द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। सो output per worker is divided between 2 parts, consumption per worker and investment per worker, right। अगर हम यहाँ से consumption per worker की वैल्यू निकालें तो consumption per worker is equals to output per worker minus the investment per worker। ये आएगी हमारे पास इकोनॉमी की जो हमारी कंजप्शन होगी, और ये तो आती है नेशनल इनकम अकाउंटिंग की वजह से। जो सोलो मॉडल है उसकी एक असम्पशन ये भी है कि इकोनॉमी का जितना भी आउटपुट होगा उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, एक प्रोपोर्शन जो होगा वो सेव कर लिया जाएगा, और वो प्रोपोर्शन होता है एस, सो दैट दिस इज द सेविंग रेट। और जो टोटल सेविंग्स आएंगी वो क्या आएंगी? सेविंग रेट इनटू पर वर्कर आउटपुट, दिस इज द सेविंग्स, पर वर्कर सेविंग्स। ये तो हमारे पास आ गई पर वर्कर सेविंग्स। जब पर वर्कर सेविंग्स आई तो अगर हमने अपनी इनकम का एस पार्ट सेव कर लिया तो अब हमारे पास कितना पार्ट बच गया? 1 माइनस एस पार्ट। तो ये तो नेशनल इनकम से हमारे पास कंजप्शन आती है। अगर हम एस पार्ट को सेव कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास कंजप्शन कितनी बचेगी? अवर कंजप्शन पर वर्कर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस इंटू वाई। दिस इज ऑल्सो आवर द कंजप्शन ना। तो एक कंजप्शन हमारे पास ये है और एक कंजप्शन हमारे पास ये है। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा? इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, सी की वैल्यू को। सो y माइनस आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस इंटू वाई, राइट। So y minus I is equals to y minus sy। y से y कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो I is equals to sy आ गया। It means that इकोनॉमी के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट होंगी वो हमेशा किसके बराबर होंगी? सेविंग्स के। पर वर्कर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द पर वर्कर सेविंग्स इन द इकोनॉमी, राइट। और हम इसके डायग्राम की बात करते हैं, सेविंग फंक्शन के डायग्राम की। यहाँ पे कैपिटल पर वर्कर, यहाँ 0, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स पर वर्कर, राइट। तो हमारे पास जो सेविंग फंक्शन बनेगा वो समथिंग ऐसे बनेगा, दिस इज द सेविंग फंक्शन और यू कैन से इन्वेस्टमेंट फंक्शन, बिकॉज द सेविंग्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट, राइट। ये तो हमारे पास आ गया सेविंग फंक्शन। अब हम अपने दोनों फीचर्स से मिले हुए डायग्राम को अगर कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे कैपिटल पर वर्कर, यहाँ पे आउटपुट पर वर्कर और इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, ठीक है। तो हमें पहले वाले फीचर से आउटपुट फंक्शन से आउटपुट मिला था, दिस इज द आउटपुट पर वर्कर, और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, राइट। और दूसरे फीचर से हमें कौन सा मिला है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन, दिस इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वी कैन से सेविंग फंक्शन, राइट। अब देखो हमारे पास इकोनॉमी के अंदर टोटल आउटपुट इतना हुआ था, ठीक है। इतने आउटपुट में से अगर हमने इतनी सेविंग्स कर ली या फिर इन्वेस्टमेंट कर ली तो हमारे पास बचा हुआ पार्ट क्या रह गया? कंजप्शन रह गया। सो फ्रॉम दिस पार्ट में से ये तो हो जाएगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट पर वर्कर,
और जब इन्वेस्टमेंट चली गई तो बचा क्या? कंजप्शन पर वर्कर, राइट। ये तो थे हमारे दो फीचर्स ऑफ द सोलो मॉडल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक एंड स्टेडी स्टेट लेवल। जो कैपिटल स्टॉक होता है वो किसी भी इकोनॉमी के आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, राइट। अभी जो कैपिटल स्टॉक होती है इसकी ग्रोथ क्या होती है? जो कैपिटल स्टॉक की ग्रोथ है किसी भी इकोनॉमी के अंदर वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली तो होती है इन्वेस्टमेंट, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, और दूसरी होती है डेप्रिसिएशन। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नए प्लांट्स को और नई मशीनरी को लगाने के लिए इकोनॉमी के अंदर की जाती है, और जब हम अपनी नई मशीन्स लगाएंगे इकोनॉमी के अंदर तो नेक्स्ट कुछ समय बाद उनमें से कुछ खराब भी होंगी, तो यानी कि डेप्रिसिएशन भी आएगा। तो इट मींस कैपिटल स्टॉक को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स हो गए, पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा डेप्रिसिएशन, राइट। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है डेप्रिसिएशन। और इसका मतलब ये भी होता है कि किसी भी इकोनॉमी का जो कैपिटल स्टॉक होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, राइट। अब यहां से अगर पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे इकोनॉमी के अंदर तो हमारा कैपिटल स्टॉक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर जब डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि हमने जब इन्वेस्टमेंट की तो उसमें कुछ डेप्रिसिएशन भी आया होगा नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर, कुछ समय बाद कुछ तो डेप्रिसिएशन आएगा। तो जब डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, राइट। यानी कि इन्वेस्टमेंट का तो कैपिटल स्टॉक के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का कैपिटल स्टॉक के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आती है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस द डेप्रिसिएशन। क्योंकि हमें चेंज कैसे पता चलेगा कि हमारी कैपिटल की कितनी ग्रोथ हुई है? ये तो हमें उसके डिफरेंस से ही पता चलेगा कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें से कितनी डेप्रिशिएट हो गई। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो चेंज इन कैपिटल स्टॉक आएगा। सो दैट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, राइट। अब जो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है वो सेविंग्स के बराबर होती है, तो हम इसे सेविंग्स लिख सकते हैं। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक पर वर्कर इज इक्वल्स टू द सेविंग्स, और डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेल्टा टाइम्स ऑफ डेप्रिशिएट किस चीज का हो रहा है? कैपिटल का, राइट। और यहां पर जो डेल्टा है वो क्या है? डेप्रिसिएशन रेट। राइट। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास चेंज इन कैपिटल की, इसे हम एस वाई को फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर लिख सकते हैं, और ये माइनस डेल्टा टाइम्स ऑफ कैपिटल, राइट। अब हमारे पास चेंज इन कैपिटल की एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से पता चलता है कि इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी अगर वो डेप्रिसिएशन से ज्यादा है तो चेंज इन कैपिटल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन से कम है तो उस केस में नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो चेंज इन कैपिटल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब हमारे पास यहाँ से दो चीजें हैं, पहली तो है इन्वेस्टमेंट और दूसरी है डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट का डायग्राम हम सोलो मॉडल के फीचर्स में देख चुके हैं, तो हमारे पास जो डायग्राम आता है डेप्रिसिएशन का डायग्राम आएगा वो समथिंग कैपिटल पर वर्कर एंड डेप्रिसिएशन दिस। अब जो डेप्रिसिएशन हो रही है, डेप्रिसिएशन क्या कर रही है? कैपिटल के साथ इंक्रीज कर रही है, यानी कि 1 to 1 का रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हम कैपिटल को बढ़ाते जाएंगे डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द डेप्रिसिएशन डायग्राम, राइट। जैसे हमने कैपिटल को बढ़ाया डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट।
अब हम क्या करते हैं, हम अपने कैपिटल की ग्रोथ को या फिर चेंज इन कैपिटल को डायग्राम पर लेकर चलते हैं, राइट। यहाँ पर कैपिटल पर वर्कर, यहाँ पर डेप्रिसिएशन या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन इज इक्वल्स टू सेविंग्स ऑफ एफ डैश ऑफ कैपिटल पर वर्कर एंड यू कैन से द इन्वेस्टमेंट, राइट। ये हमारा सेविंग फंक्शन आ गया। और ये जो था ये हमारा डेप्रिसिएशन फंक्शन आ गया, राइट। अब हमारे पास क्या है, यहां से 2 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में क्या है, चेंज इन कैपिटल जो है वो पॉजिटिव है। चेंज इन कैपिटल पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन से ज्यादा है। तो समथिंग इस वाले पॉइंट पर कहीं भी है, यहाँ पर क्या है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन से ज्यादा है। तो सपोज हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ इस वाले पॉइंट पर, दिस इज K1, राइट। तो पॉजिटिव के हिसाब से अब क्या करना पड़ेगा, कैपिटल स्टॉक इंक्रीज करना पड़ेगा हम इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल पर जाने के लिए। अगर हम इस पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है डेप्रिसिएशन से, राइट। अगर हम इस वाले पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर क्या है, नेगेटिव वाला केस है, चेंज इन कैपिटल क्या है, नेगेटिव है, चेंज इन कैपिटल नेगेटिव आएगा। इट मींस इस पॉइंट पे क्या है कि जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा है हमारी इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, राइट। लेकिन जो सोलो मॉडल है वो ये कहता है कि हमें इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसा इक्विलिब्रियम चाहिए जहां पर हमारी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हम उसे कम बढ़ाएं या घटाएं। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट लेवल। और वो पॉइंट हमें कब मिलेगा, जब हमारा चेंज इन कैपिटल 0 आ जाएगा। इट मींस चेंज इन कैपिटल 0 आने का मतलब है कि स्टेडी स्टेट लेवल पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी डेप्रिसिएशन के बराबर हो जाएंगी। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर हम देखें तो पॉइंट x, दिस इज द पॉइंट x, जहां पर हमारे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर हमारी सेविंग्स और डेप्रिसिएशन बराबर है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज द स्टेडी स्टेट लेवल, राइट। अगर हम स्टेडी स्टेट लेवल से पीछे हैं तो हमें अपनी कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम स्टेडी स्टेट के बाहर हैं तो कैपिटल स्टॉक को डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो हम इकोनॉमी के अंदर चाहे इक्विलिब्रियम पर हैं या नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करके इकोनॉमी में स्टेडी स्टेट लेवल अटेन कर लेंगे। दिस इज द सोलो मॉडल, बेसिक सोलो मॉडल, राइट। अगर हम इक्वेशनली देखें तो हमारे पास स्टेडी स्टेट लेवल कब आएगा, जब हमारे पास चेंज इन कैपिटल स्टॉक 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन के हिसाब से हमें इकोनॉमी के अंदर स्टेडी स्टेट लेवल चाहिए, और इकोनॉमी के अंदर स्टेडी स्टेट लेवल तब आता है जब कैपिटल का जो चेंज होता है वो 0 हो जाता है। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमारी सेविंग्स इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन, राइट। अगर हम यहां से स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालना चाहते हैं, स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो S अपॉन में डेल्टा इज इक्वल्स टू कैपिटल स्टॉक अपॉन में आउटपुट फंक्शन पर वर्कर कैपिटल। दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्टेडी स्टेट लेवल, राइट। अब हमारे पास हमने देखा कि जो सोलो मॉडल है वो ये दिखाता है कि हम इकोनॉमी की किसी भी स्टेट से स्टार्ट करें तो हम अपने स्टेडी स्टेट लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी कि हम अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम इकोनॉमी के अंदर कैपिटल स्टॉक को घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर कैपिटल पर वर्कर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, दिस इन्वेस्टमेंट फंक्शन, दिस इज द डेप्रिसिएशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है।
हम चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लें, चाहे हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम अपने स्टेडी स्टेट लेवल पर मूव कर जाएंगे। उस पॉइंट पर हम क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर होंगे। लेकिन इस इक्विलिब्रियम पर आकर पॉइंट x, जिसे हम स्टेडी स्टेट लेवल कहते हैं, इस पॉइंट पर आकर हम स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से मूव नहीं करेंगे, हम इक्विलिब्रियम पर रहेंगे। सो दैट द बेसिक सोलो मॉडल डज नॉट शोज द सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट, क्योंकि हम इस पॉइंट पर आकर स्टेबल हो गए, अब हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, राइट, हमारी जो ग्रोथ थी वो इस पॉइंट पर आकर रुक चुकी है। सो दैट सोलो मॉडल डज नॉट शोज द सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ द सेविंग्स अफेक्ट्स द ग्रोथ, कि इकोनॉमी की जो सेविंग्स होती हैं वो ग्रोथ को किस तरीके से इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारी इकोनॉमी थी जहां पर हमारा जो सेविंग रेट था वो S1 था, राइट। तो इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो कैपिटल पर वर्कर, इन्वेस्टमेंट, जीरो, ये फंक्शन बनेगा, सेविंग फंक्शन S1 ऑफ Y। ठीक है, कि हम इनकम का S1 प्रोपोर्शन सेव कर रहे थे और हमारे पास जो डेप्रिसिएशन फंक्शन आएगा ये है। इस पॉइंट पर क्या है, हम इक्विलिब्रियम पर हैं, दिस इज द केस स्टार। ठीक है, ये जो हमारे पास केस स्टार है। अब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी का जो सेविंग रेट था वो बढ़कर S2 हो गया, सो S2 विच इज ग्रेटर देन S1। ठीक है, पहले सेविंग रेट S1 थी, अब सेविंग रेट S2 हो गई, और जो S2 है वो पहले से ज्यादा है। उस केस में क्या करेगा, हमारा जो सेविंग फंक्शन है वो शिफ्ट कर जाएगा अपवर्ड्स, समथिंग लाइक दिस, दिस इज द S2 ऑफ Y, राइट। इस केस में हमारा जो कैपिटल स्टॉक था वो इंक्रीज हो गया, K डबल स्टार, राइट। अगर हम आउटपुट की बात करें, ये हमारे पास आउटपुट फंक्शन है Y, आउटपुट पर वर्कर। हमारा जब सेविंग रेट S1 था तो हमारे पास कैपिटल स्टॉक ये था, तो आउटपुट हमारे पास ये था Y स्टार। जब सेविंग रेट S2 हुआ तो कैपिटल स्टॉक इतना था, तो आउटपुट कितना था, इतना था, Y डबल स्टार। It means when the saving rate of the economy is increases, so the capital stock and growth of output always increases. But new level पर जाकर हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाकर हमने दोबारा से एक स्टडी स्टेट लेवल को अटेन कर लिया, क्योंकि इस पॉइंट पर भी हम स्टडी स्टेट लेवल पे थे और जब हमारा सेविंग रेट बढ़ गया तब भी हम स्टडी स्टेट लेवल पर हैं। और स्टडी स्टेट लेवल क्या शो करता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक जगह स्टेबल हो चुकी है, राइट। तो सेविंग के बढ़ने से आउटपुट तो बढ़ा, ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे हुआ कि सेविंग के बढ़ने से हमने थोड़ी सी सेविंग बढ़ाई, हमारी थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जो आउटपुट में इंक्रीमेंट आया है ये ग्रोथ इफेक्ट नहीं है, ये जो इफेक्ट आएगा ये लेवल इफेक्ट आएगा। इट इज द टेम्परेरी इफेक्ट, नॉट द परमानेंट इफेक्ट, राइट। तो हमारी जो ग्रोथ है वो परमानेंट नहीं बढ़ी, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे बढ़ी है, क्योंकि हमने इस केस में क्या हुआ, दोबारा से एक स्टडी स्टेट लेवल को अटेन कर लिया, और स्टडी स्टेट लेवल पे हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्टेबल हो जाती है, राइट। तो ये तो था हमारा सेविंग्स की, सेविंग्स जो होती है वो आउटपुट को किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। बाय द सेविंग्स ओनली लेवल इफेक्ट, नॉट द ग्रोथ इफेक्ट। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल। गोल्डन रूल लेवल एक ऐसा स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल होता है जहां पर कंजप्शन लेवल जो होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है,
राइट। हम नेशनल इनकम से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू c प्लस आई, हियर c इज इक्वल टू y माइनस आई, राइट। तो c इज इक्वल टू y को हम फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर लिख सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा कैपिटल यानी गोल्डन रूल लेवल होता है, वो एक स्टडी स्टेट लेवल से आता है। कंजप्शन मैक्सिमाइज कहां पर होती है? स्टडी स्टेट लेवल पर, और स्टडी स्टेट लेवल पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेप्रिसिएशन के बराबर होता है, तो हम इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, दिस इज द डेप्रिसिएशन, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कंजप्शन होगी मैक्सिमाइज कंजप्शन, हम C स्टार इज इक्वल्स टू ऑफ कैपिटल K स्टार माइनस डेल्टा टाइम्स ऑफ K स्टार, हमने स्टार लगा लिया गोल्डन रूल लेवल के लिए, और जो गोल्डन रूल लेवल होता है इसे हम K स्टार गोल्ड से शो करते हैं, राइट। अब हमारे पास मैक्सिमाइज कंजप्शन करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इस कंजप्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। जब हम कंजप्शन को मैक्सिमाइज करेंगे तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, द C स्टार is upon me capital star per worker, f dash of capital K star minus ये दो वन बन जाएगा this। मैक्सिमाइज करने के लिए जो हमने डिफरेंशिएट किया तो जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, सो f dash of capital per worker is equals to the depreciation rate, right। it means that कि हमारी जो कंजप्शन होगी वो मैक्सिमाइज होगी जहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन रेट के बराबर आ जाएगा, राइट। अगर हम इसे डायग्राम से एक्सप्लेन करें, दिस इज द कैपिटल पर वर्कर, दिस इज द आउटपुट पर वर्कर, दिस जीरो, दिस इज द आउटपुट फंक्शन, and this is the investment function, right। और हमारी जो कंजप्शन होगी वो मैक्सिमाइज होगी कहां पर? जहां पर हमारा आउटपुट फंक्शन का जो स्लोप है, दिस इज दी MPK, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पर वर्कर, किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा के, यानी कि स्लोप ऑफ डेप्रिसिएशन लाइन के। अब डेप्रिसिएशन लाइन जो है उसका स्लोप डेल्टा है, और जो आउटपुट फंक्शन है उसका स्लोप MPK है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब ये दोनों बराबर कब आएंगे? जब इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी तभी तो स्लोप बराबर होंगे, यानी कि इस लाइन का स्लोप अगर डेल्टा है तो इसका स्लोप भी है वो भी डेल्टा है, और इसका स्लोप डेल्टा है जो कि इक्वल है मार्जिनल प्रोडक्ट के। तो इट मींस अगर हमें इसका स्लोप इसके बराबर रखना है तो इसकी एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी, और उस पॉइंट पे इसका स्लोप यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डेल्टा के बराबर होगा, ठीक है। समथिंग लाइक this is this point, right, where the consumption level is maximized। यहाँ पर हमारी जो कंजप्शन होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, और हमारा जो कैपिटल स्टॉक आएगा वो इतना आएगा स्टडी स्टेट लेवल, और ये जो कैपिटल स्टडी स्टेट आएगा, स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल आएगा, ये होगा गोल्ड, बिकॉज यहाँ पे हमारी कंजप्शन भी मैक्सिमाइज हो चुकी है, और इट मीन्स हमारी जो सेविंग्स थी वो इतनी थी SY, राइट। इट मीन्स दैट जो सोलो मॉडल है वो कहता है कि अगर हमें इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल चाहिए तो हमें पहले क्या चाहिए? उसके लिए एक पर्टिकुलर सेविंग रेट, राइट। ये तो था हमारा सोलो मॉडल की क्लास नंबर 1। अभी क्लास नंबर 2 और 3 रहते हैं। अगर आप सबको वो क्लासेस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स से बिलोंग करते हैं और आपको मेरी क्लासेस के या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स के नोट्स की जरूरत है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और या फिर मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।